ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, वही जो करते आ रहे हैं। ठीक है, जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 12th इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कई सारे टॉपिक्स कर लिए, अब आगे का टॉपिक करने जा रहे हैं। आज देखते हैं कौन टॉपिक है। सेल है आज का जो टॉपिक है, वो पढ़ेंगे हम लोग सेल। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। सेल दे रखा है, ये जानते हैं केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, बायोलॉजी में, सभी में सेल आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग फिज़िक्स के हिसाब से डिफ़ाइन करेंगे सेल को, तो कैसे डिफ़ाइन करते हैं? सेल अ डिवाइस विच कन्वर्ट chemical energy into electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक सेल वो डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सेल जो है बेसिकली पढ़ेंगे इसको हम लोग, एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है सेल के बारे में, कि सेल का डिस्कवर कैसे हुआ और फिर कैसे कैसे मॉडिफाई हुआ टाइम के साथ साथ, और फिर प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, लैक्लेन सेल, डेनियल सेल, ये सारे सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक जगह। अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में उसका टॉपिक यहाँ पे नहीं है, तो उससे अभी हम लोग रोक के रखते हैं, इसे मेन पढ़ते हैं क्या चीज़ है। क्या बताए कि जैसे एक हमारा सेल में जो ऐसा होता है कि एक हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन लेते हैं, और ये जो सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अंदर रॉड्स लेते हैं हम लोग, इस तरह से इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, उससे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये एक इस तरह से एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट रहते हैं, इस तरह। बीच में स्विच भी है, ठीक है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो ये आइंस बनते हैं। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना, तो ये कॉपर सल्फेट अगर डिसोसिएट होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना, तो ये जो कटाइंस है ये कैथोड की तरफ जाता है, और ये जो अनाइंस है एनोड की तरफ जाता है। ठीक है ना, और अगर हम लोग इसको एक बैटरी, जैसे बैटरी बनाते हैं उसमें, तो उसके हिसाब से फिर ये एक पे जाके, ये जैसे कॉपर जाएगा, कॉपर कटाइंस जाएगा, तो एक इलेक्ट्रोड पे जाके वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। जैसे मान लो ये कॉपर, हम लोग ये मान लेते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव है, इधर गया, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा इस इलेक्ट्रोड से। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड से लेगा, बल्कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से दिखाते हैं इसको। ठीक है ना, ये से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा, क्योंकि खुद लेके कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर मेटल बन जाएगा ये, तो जब ये लेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। और अगर सल्फेट, जब मान लो सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव, ये इस वाले इलेक्ट्रोड पे गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा
SO4 2 नेगेटिव, ये जब इधर जाएगा तो SO4 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इधर नेगेटिव चार्ज जैसे हम लोग बनाना चाहते हैं इलेक्ट्रोड के हिसाब से, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर ये पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से चार्ज का डेवलपमेंट होता है और ये इसको सेल कहते हैं हम लोग, जिस पे चार्ज को स्टोर करते हैं। बाद में यही प्रोसेस चलता रहता है और ये इस तरह से चार्ज होता रहता है बैटरी, और इस बैटरी को हम लोग यूज़ करते रहते हैं। तो बैटरी को बेसिकली इस पूरे डिवाइस को हम लोग एक इस तरह से सेक्शन के हिसाब से दिखाते हैं। मैं अगले टॉपिक में कराऊंगा सेल को, तो वहाँ पूरा डिटेल कराऊंगा, यहाँ पे तो सिर्फ सेल बता रहे हैं। तो सेल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े वाले को पॉजिटिव, छोटे वाले को नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। सेल जो है जब सर्किट में कनेक्ट करते हैं, इसे मिटा दे रहे हम लोग। सेल को जब सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से उसका सर्किट कंप्लीट कराते हैं वो दिखा रहे हैं हम, ठीक है। एक ये हमारा रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहलाता है। एक हमारा ये सेल है, ये की है, इधर से हम लोग कनेक्ट कर रखा है। ये जो सेल है, बैटरी है, इसको हम लोग दिखाया कि ये किस तरह से इसके अंदर सोल्यूशन है, ये दिखाया था ना अभी हम लोगों ने। तो ये जो मान लो कॉपर जो बन रहा था, ये यहाँ इलेक्ट्रोड पे जाने के लिए पहले इस पूरे सोल्यूशन से होते हुए यहाँ तक जाएगा। जब ये सोल्यूशन से जा रहा होगा तो इस सोल्यूशन में इसको जाने में एक तरह का हिंड्रेंस होगा, एक तरह का रुकावट होगा इसको। इसी तरह से इधर भी सल्फेट को जाने में, जैसे अभी हमने दिखाया था, तो इधर जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये आसानी से नहीं जाएगा, इस सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल जाने से रोकेंगे इसको। मगर ये चूँकि चार्ज है, इसका यहाँ पे पुलिंग पावर होगा, तो वो इधर जाएगा, इस सॉल्यूशन से होते हुए जाएगा वो। लेकिन जिस वक्त वो जा रहा होगा एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, ये सॉल्यूशन के अंदर होता है, पूरे बैटरी के अंदर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो है बैटरी का पोटेंशियल तो होता ही है, साथ ही साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल आर से दिखाते हैं, ठीक है। ये जो स्मॉल आर है सॉल्यूशन के अंदर जो बैटरी में रेजिस्टेंस है उसको दिखाते हैं। कितनी बात सुन में, जब ये सर्किट ओपन होगा, ये ओपन सर्किट है ये, ठीक है ना, ओपन सर्किट, तो इस वक्त कोई भी करंट नहीं चल रहा होगा, क्योंकि करंट जाएगा ही नहीं, वो सर्किट ओपन है। करंट अगर नहीं जा रहा होगा तो इस वक्त जो ईएमएफ है, इसका जो पोटेंशियल होता है V को ईएमएफ के बराबर दिखाता है, ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म जानते हैं, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी ये ईएमएफ जो प्रोवाइड करता है एक तरह का फोर्स, जिसकी वजह से चार्ज जो है ना इसमें चलते हैं। यानी ईएमएफ जो है एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये चार्ज चलते हैं। लेकिन जब ये ओपन होगा तो उस वक्त कोई करंट नहीं होगा। जब कोई करंट नहीं होगा तो ना यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ना इसके अंदर जो सॉल्यूशन है इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा होगा। तो जब ओपन सर्किट होता है तो V इज इक्वल टू E के बराबर होगा। पोटेंशियल जो बैटरी का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, वही ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप कहीं पे भी यूज़ नहीं होता। तो ओपन सर्किट में तो ये इसके बराबर होता है। लेकिन जब हम लोग इसका सर्किट क्लोज कर देते हैं तब एक करंट चलने लगता है। तो क्लोज सर्किट में क्या बताया, क्लोज सर्किट, ठीक है,
क्लोज सर्किट में एक करंट चलने लगता है तो यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है ना, और साथ ही इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से भी करंट जाएगा, यानी बैटरी के थ्रू भी करंट जाता है, तो वहाँ पे भी एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है। इसके अंदर का पोटेंशियल ड्रॉप और इस रेजिस्टेंस यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके पोटेंशियल ड्रॉप दोनों को जब मिलाएंगे तो वह ईएमएफ के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट इज क्लोज्ड, the total a current, circuit is closed, a current follows through the circuit, follows through the circuit, total potential drop across एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये मिटा दे रहा हूँ मैं इसको, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ, ठीक है। तो इसका जो ईएमएफ है E इज इक्वल टू, ये हमने पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लिया और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब क्या बताया कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा I इंटू आर के बराबर होगा ओम्स लॉ के हिसाब से, और वही करंट बैटरी के अंदर भी चल रहा होगा तो I इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से I को जब कॉमन ले लेंगे तो I कॉमन होने के बाद R प्लस स्मॉल r आ जाता है और करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल r, यानी जो करंट होगा ईएमएफ E को R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट हमें मिलेगा। कितनी बात सुनिए, यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है प्लस ये इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप दोनों मिलाने के बाद ये बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है। कितनी बात सुनिए, अगर सिर्फ ये देखें ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है तो इसका जो वैल्यू होगा इस ईएमएफ से कम होगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर ये 18 वोल्ट का है और ये जो है ये 18 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, तो ये दोनों मिलाएंगे तो 20 वोल्ट होगा। तो 20 वोल्ट का सप्लाई जो है ना इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, 18 और 2 का है, ठीक है ना, 18 2 का है। लेकिन अगर खाली हम लोग इसको देखें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो ये 20 के बराबर नहीं होगा। क्यों? कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से बैटरी में होता है। तो जब कभी भी सर्किट क्लोज्ड होता है उस वक्त भी जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो ईएमएफ से कम आता है, ठीक है। सो इसको मिटा दे, इधर से यहाँ से मिटाते, ये समझ में आ गया। ये इन क्लोज्ड सर्किट V इज लेस देन E, V जो है ना E के से कम होता है, ठीक है ना। ये हमेशा ही क्लोज सर्किट में, ओपन में तो बराबर होता है मगर क्लोज सर्किट में कम हो जाता है। ये आगे दे रखा, अगर हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इधर से मिटाते हैं अगर हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप इन अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो V इज इक्वल टू I इंटू आर बाई ओम्स लॉ।
ठीक है ना। लेकिन I जो है इसके बराबर होता है, तो इसको लिख लेते हैं E/R प्लस R इंटू R। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप को ER, ये इसको हम ऐसा लिख देते हैं EMF इंटू R प्लस कैपिटल R स्मॉल r, ये रिलेशन आ जाता है EMF के टर्म में। वरना तो ओम्स लॉ ये I इंटू R के बराबर कितना करंट कितना एक्सटर्नल, ये पोटेंशियल ड्रॉप सिर्फ इसमें होता है। लेकिन बैटरी का EMF को इंक्लूड करके अगर पोटेंशियल निकालना चाहेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे वो बता रहे हैं। ठीक है, इतना लिख लिया, इसे मिटा दे। इसे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। E इज इक्वल टू V R प्लस V स्मॉल r, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। E इज इक्वल टू E माइनस V, ये VR को V लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये इज इक्वल टू I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस इस वाले के लिए। ठीक है, अगर R का वैल्यू निकालना चाहते स्मॉल r तो E माइनस V अपॉन I। ठीक है ना। और I को अगर हम लोग चेंज करें ओम्स लॉ के हिसाब से तो V बाई R लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग E माइनस V अपॉन V बाई R, ठीक है, R को ऊपर ले जाएंगे, E माइनस V अपॉन V इंटू R, ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E अपॉन V माइनस 1 इंटू R, ये भी फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि इसको जब सेपरेट करेंगे तो E बाई V V बाई V हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता कौन सा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। कितनी बात सुन में ही, तो ये दे रखा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी निकालना चाहते हैं तो EMF ऑफ द सेल कितना है और कितना पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, उसको माइनस करके और बाहर वाला पोटेंशियल डिवाइड कर दिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ उससे कर लेंगे। तो ये रिलेशन जो है यूज़ करते हैं हम लोग। या इस रिलेशन के हेल्प से बहुत सारे कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना हो, ये सब दे रखा हो तो उससे भी कर सकते हैं। तो सेल से रिलेटेड बेसिक बातें ये है। मगर क्या बताया कि एक जो सेल होता है उसका जो पोटेंशियल होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता। एक सेल से जितना उसका EMF होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब अगर हमें 100 या 200 वोल्ट सप्लाई करना है तो वो एक सेल काम नहीं करेगा, एक सेल से इतना पावर डेवलप नहीं कर सकता। तो कई सारे सेल्स को हमें कनेक्ट करना पड़ता है ताकि डिज़ायर्ड पोटेंशियल हमें या EMF मिल जाए। तो जब सेल को कनेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग कई तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। सेल को सीरीज़ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, या मिक्स्ड ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, कुछ सेल सीरीज़ में कुछ पैरेलल में। तो ऐसे ही बोला क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जिस तरह से हम लोगों ने पिछले क्लास में रेजिस्टेंस का देखा था, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ऐसे ही बोला क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करेंगे, सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग, ऐसे भी है। तो अब चलते हम लोग कि अगर एक सेल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल नहीं देता तो उसको एक से ज़्यादा सेल कनेक्ट करेंगे और किस तरह से कनेक्ट करें या क्या कंडीशन होना चाहिए कि मैक्सिमम करंट मिले उस कॉम्बिनेशन से, या डिज़ायर्ड हमें जितना चाहिए उतना करंट मिले। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स,
सबसे पहले दे रखा है सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन सीरीज। वैसे 3 है यहाँ पे, एक सेल्स इन सीरीज देख रहा पीछे वाले बच्चों को, ठीक है। ये सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल एंड सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुप, ठीक है ना। ये दे रखा हमारा सेल्स इन सीरीज। देखते हैं हम लोग कैसे इसको बताएंगे क्या होगा। ये एक सेल्स है, ये बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव। ये नेगेटिव को फिर ये बड़े से जोड़ देते हैं, छोटे से जोड़ देते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव जो है ना इस तरह से कनेक्ट होता है। ये जितना भी सेल को चाहे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक। हम लोग यहाँ पे n सेल्स को ऐसे ले लेते हैं, n सेल्स कनेक्ट कर दिए, n सेल्स। इसमें सबका EMF दे रखा, EMF है ये, ठीक है ना। सबका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, R से दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो जब सारे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट EMF कितना हो जाएगा, ठीक है ना। नेट व्हेन n cells are connected in series, net cells is equal to n into E, ठीक है। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है सेल्स के सब सीरीज में है, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस n इंटू R हो जाएगा। सब सीरीज में था ना, सीरीज में सबको प्लस कर देते हैं। और फिर ये तो सीरीज में था ही था, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R प्लस NR, ऐसे हम लोगों ने ले लिया। ये हो गया नेट रेजिस्टेंस। अगर हमें करंट निकालना है तो करंट कैसे निकालेंगे? करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, I is equal to N total EMF upon total resistance, ठीक है। यहाँ पे दे रखा करंट जो आएगा I इज इक्वल टू N इंटू E अपॉन R प्लस NR, टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया। कितनी बात सुन में? आगे बताया क्या कि अगर हम चाहते हैं, यहाँ पे 2 कंडीशन लेते हैं, ठीक है। इफ पहला कंडीशन क्या लिया? इफ R इज मच ग्रेटर देन NR, अगर जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए गए ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? ये NR को नेग्लेक्ट कर देंगे। NR is, then NR is neglected, ठीक है। So I is equal to N into E upon R, और I is equal to N E upon R, यानी कि EMF जो है बैटरी का उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे और फिर उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतना करंट होगा। n टाइम्स ऑफ, इसको लिखे n टाइम्स ऑफ n इंटू E इंटू R,
ये इतना करंट होगा, ठीक है। ये तो पहला कंडीशन ले लिया। दूसरा कंडीशन क्या लेंगे हम लोग, इफ R इज मच मच लेस देन NR, यानी ये जो एक्सटर्नल, ये जो बाहर का जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस जितना है उनसे बहुत बहुत कम है। तो जब कम होगा तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देंगे तो I इज इक्वल टू NA और NR, ये ऐसे लिख के आ जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है तो नेगलेक्ट कर दिया। N से N कैंसिल हो जाएगा, ये E/R के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो करंट मिलेगा E/R, मतलब एक सिंगल बैटरी से जितना करंट मिलेगा। सो करंट इज इक्वल टू आ सिंगल बैटरी, यानी इतना बैटरी लगाओ या एक बैटरी लगाओ, बात बराबर है, करंट एक ही बैटरी से आएगा। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम होता है तो अब हमें इसमें से कौन से कंडीशन को वैलिड कराया जाए जिससे हमें ज़्यादा करंट मिले। इसका मतलब ये है कि ये वाला कंडीशन ज़्यादा ही अच्छा है कि जिससे हमें करंट ज़्यादा मिलेगा। ये कंडीशन, ये है ना करंट, n टाइम्स ऑफ n इंटू R, जितना करंट होगा उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई उतना करंट मिलेगा। तो फॉर मैक्सिमम करंट इसमें सीरीज़ में व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड, इधर से मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर maximum current when cells are connected in series, the external resistance should be larger than the total internal resistance, ठीक है ना। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन हो गया कि जब सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिले, तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू इन सारे इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा होगा तभी जाके हमें करंट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये दे रखा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी लार्जर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इफ वांट टू गेट मैक्सिमम करंट, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला, सेल्स इन सीरीज। और हमारा मेन जो मोटिव है करंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि पोटेंशियल को लगा के करंट ही तो आना चाहिए। तो अगर एक सेल से उतना पोटेंशियल नहीं दे पाते कि जितना हम करंट चाहते उतना मिले, तो ज़्यादा सेल्स को करंट कर देंगे। अगर हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ज़्यादा रखना पड़ेगा, तब जाके हमें करंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं अगर सेल को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो फिर क्या होगा हमारा कंडीशन, ठीक है। तो इससे मिटा दे रहे हम लोग। दूसरा दे रखा, सेल्स इन पैरेलल, ठीक है।
यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, इस सेल का ईएमएफ ई है, इन सब का ई है, इनका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर से दिखा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने एम रोज बना दिए, ये क्या ऐसे सेल्स को एक एक करके लगाया और ऐसे एम रोज बना दिए, यानी पैरेलल के जितने लाइन है, पैरेलल लाइन वो एम है। लेट द सेल्स एंड सेल्स one in each row is connected and there is M rows, also and external resistance R is connected as shown। ठीक है ना, कितनी बात सुनी। अब देखिए, जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो इसका ईएमएफ होगा, नेट ईएमएफ सबका बराबर ही आएगा, क्योंकि पैरेलल में जितने भी लगाते हैं सबका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से कनेक्ट होता है। ठीक है ना, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका सबका पॉजिटिव जो है एक साथ लगा हुआ, सबका नेगेटिव एक साथ लगा हुआ है। तो जो पोटेंशियल होगा सबके लिए एक ही होगा, वो होगा ई। अब जैसे सीरीज में तो सबको प्लस किया था, एन ई किया था, यहाँ प्लस नहीं हो सकता क्योंकि सब पैरेलल में कनेक्ट है। तो क्या लिखेंगे, हेयर इक्विवेलेंट पोटेंशियल विल बी ई, क्योंकि सब पैरेलल में कनेक्ट है तो उस पैरेलल में सबका एक ही होता है। ठीक है ना। इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू आर बाई एम, क्योंकि एक का इंटरनल से आर है, ऐसे एम रोज बनाए हैं। तो जब पैरेलल में होता है, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनको आर बाई एन से निकाल लेते हैं। तो ये तो इन पूरे बैटरीज के जितने थे वो आ गए हैं, मगर ये रेजिस्टेंस जो है ना वो फिर सीरीज़ में काउंट हो जाएगा इसके। तो फिर टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर अपॉन एम, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा। अब हम लोग दिखाते करंट कितना चलेगा। सो करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट I is equal to net EMF, total EMF, total resistance, total EMF, total resistance, total EMF E है, total resistance R, R by M है। तो I is equal to E R plus R by M, ये हमारा करंट का फॉर्मूला आ जाएगा। जब एन सेल्स एम रोज में एक एक करके कनेक्ट रहेंगे तो, ठीक है ना।
आगे चलते हैं, अब देखते हैं स्पेशल कंडीशन लेते हैं कि किस कंडीशन में करंट मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन लेने जा रहे हैं, इसको मिटा दें, लिख लिए आप लोग, नोट कर लीजिए सब। क्या बताए, पहला कंडीशन लेते हैं, इफ R इज मच ग्रेटर देन R/m। तो अगर ये R सब ज़्यादा होगा R/m से तो इसे नेगलेक्ट कर देंगे। जब उसे नेगलेक्ट करेंगे देन I इज इक्वल टू E/R के बराबर हो जाएगा। और E/R जो है करंट फ्रॉम अ सिंगल सेल के बराबर हो जाएगा, करंट फ्रॉम अ सिंगल सेल। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, इफ R इज मच लेस देन R/m, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो इन नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो R को नेग्लेक्ट करेंगे तो I जो होगा हमारा R/m आ जाएगा, और ये हो जाएगा ME/R। तो ये आ जाएगा हमारा M, तो बाहर निकाल लेते हैं E/R। तो ये M टाइम्स ऑफ करंट E/R। E/R जितना करंट देगा उसका M टाइम्स करेंगे, तो ये तो ज़्यादा करंट है हमारा। तो क्या समझ में आया कि ये ज़्यादा, तो जब भी कभी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे सेल्स को और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट हो, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम होना चाहिए। ठीक है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होना चाहिए नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो ये पॉइंट्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये नोट करके लिख देते हैं, ठीक है। टू गेट मैक्सिमम करंट व्हेन cells are connected in parallel, the external resistance should be less than net internal resistance। और कंडीशन ले लेते हैं R मच लेस देन R/m, ऐसे दिखा सकते हैं, दिख रही है। तो ये जो है, अगर सेल्स पैरेलल में कनेक्ट है तो उस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से, और जब सीरीज में होता है तो क्या बताए थे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो ये दो हो गए। अब देखते हैं सेल्स को अगर मिक्स ग्रुप में, मिक्स कंडीशन में रखे, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में, तो फिर क्या होगा कंडीशन मैक्सिमम करंट का। ठीक है, मिटा दे, इसे समझ में आ रहा है, नोट करते चलिए, समझते चलिए। अभी तो हम कंसेप्ट पढ़ा रहे, बता रहे, कंसेप्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग इन सारे टॉपिक्स का न्यूमेरिकल्स चलाएंगे, तब आप उसको रिवीजन करते रहेंगे, न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे, तो दोनों तरफ से होता रहेगा। ठीक है, आगे दे रखा है इसमें मिक्स्ड ग्रुपिंग। ये देखते हैं हम लोग, ऐसे ले लेते हैं, एक सेल
2 सेल, 3 सेल, 4 ऐसे और n सेल्स ले लेते हैं। ऐसे ही चल के हम लोग n सेल्स ले लेते हैं। ऐसे ही दूसरा ले लेते हैं हम लोग, दूसरा रो ले लेते हैं। ऐसे चलते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रोज ले लेते हैं, ये बहुत सारे रोज ले लेते हैं और फिर यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जब वहाँ का फैन बंद कर दीजिएगा। तो ये एम रोज है, एम रोज है, ये एन सेल्स इन अ रो है और ऐसे एम रोज बनाए गए हैं। ठीक है, क्या बताया है? देयर इज एन सेल्स इन ईच रो। दरवाजे को भी खोल दिएगा और इसको बंद कर दिए, पंखे को, दरवाजा खोल दिएगा। हाँ हाँ, थोड़ा सा हवा आए। There is n cells in each row and m rows are connected with an external resistance, with an external resistance R as shown। ठीक है, तो क्या बताया कि एक रोज में n सेल्स है और ऐसे m रोज बनाए गए हैं। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये R कनेक्ट किया गया है। तो क्या है कि नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? नेट ईएमएफ n इंटू ई आ जाएगा, क्योंकि जो एक लाइन में जितना सेल कनेक्ट हो गए उसका इक्विवेलेंट जितना आएगा हर लाइन में उतना ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहते हैं। ठीक है ना, तो एक रो में कितना है वही सबके लिए है। तो यही हम लोगों ने नेट ईएमएफ आ गया n इंटू ई। नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए इसमें जो है ना n सेल्स तो ऐसे है n इंटू आर, हर इसमें इसका इंटरनल से इसका जितने भी n सेल्स हैं सबका एक सीरीज में है, तो n इंटू आर एक रोज का हो जाएगा। और ऐसे m रोज है तो इसको m से डिवाइड कर देंगे, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इन सारे सेल्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल से इतना हो जाएगा। अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, वो सीरीज में आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R प्लस NR अपॉन M। ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब हम लोग करंट निकालते हैं। करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ दे रखा n इंटू ए, टोटल रेजिस्टेंस दे रखा NR अपॉन M। ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे तो m यहाँ चला जाएगा और फिर ऊपर भी चला जाएगा, तो m इंटू एन ए, m कैपिटल R n स्मॉल r। ये समझ में आया कैसे हो गया ये करंट का? ये एलसीएम लिया तो ये m यहाँ गया, रेसिप्रोकल करके m, तो ये m इंटू n। m तो रोज है
और n सेल्स इन ईच रो है, तो m इंटू एन ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स जितने इसमें लगाए गए हैं वो आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू कैपिटल N E M R प्लस एन आर। यहाँ पे कैपिटल N जो है टोटल सेल्स connected either in series और पैरेलल में सीरीज में सब मिलाकर टोटल कितना है वो n के बराबर हो गया। अब क्या बताया कि करंट को मैक्सिमम होने के लिए यहाँ पे देखिए, अगर हम चाहते हैं करंट मैक्सिमम हो तो ये डिनोमिनेटर का वैल्यू कम से कम हो, कम से कम, जितना कम हो जाएगा उतना ज़्यादा करंट का वैल्यू आएगा। तो हम चाहते हैं करंट मैक्सिमम को बनाने के लिए, इधर से मैं मिटा दे रहा हूँ, to get maximum current the value of denominator MR plus NR should be very small, ठीक है ना, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होना चाहिए। आगे क्या दे रखा है ये, इसको अगर हम लोग छोटा कैसे बनाएंगे तो इसको अरेंज, थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं। M कैपिटल R N स्मॉल r को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, MR रूट होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस N स्मॉल r रूट होल स्क्वायर माइनस 2 रूट M N कैपिटल R स्मॉल r, फिर प्लस 2 रूट M N कैपिटल R स्मॉल r। ये समझ में आया क्या कर दिया हम लोगों ने, इस चीज़ को अरेंज किया है। जैसे ये a प्लस बी है तो a प्लस बी है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। तो देखिए ये, लेकिन ये जो रूट में डाला है ना तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता, फिर a आ जाएगा, और ये रूट को स्क्वायर से करते ये b आ जाएगा, और ये जितना प्लस में लिया है उतना ही माइनस में लिया है। इसका मतलब हमने लिखा तो एक अरेंज करके है, पर ये नेट वैल्यू इसके बराबर ही है। कितनी बात सुन में, आगे चले। अब इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं, इन तीनों को, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही तो बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा MR रूट प्लस N स्मॉल r रूट का होल माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में था ना तो हम लोग माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, और ये प्लस 2 रूट M N कैपिटल R स्मॉल r। ये हमारा इसको अरेंज करके लिखा हम लोगों ने इस तरीके से। कितनी बात सुन में। अब क्या समझ में आया कि ये जो यहाँ डिनोमिनेटर में है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं वहाँ पे, और लेकिन डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है दोनों ही प्लस वैल्यू है। देखिए इसके अंदर जितना भी वैल्यू आएगा माइनस में प्लस में, स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाएगा, और ये तो प्लस में है ही है। तो दोनों जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है यहाँ दोनों टर्म, ये दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है ना। बोथ टर्म ऑफ डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, ठीक है ना। अब अगर दोनों पॉजिटिव है तो इनमें से कौन सा वैल्यू कम से कम कर सकते हैं, तो ये जो वाला कह के ये 0 ले सकते हैं, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसको मिनिमम किया जा सकता है, और मिनिमम कितना 0 कर सकते हैं। 0 कर देंगे तो खाली एक ही टर्म बच जाएगा, इसी के हिसाब से जितना उस पर इफेक्ट होगा डिनोमिनेटर का रहेगा। तो क्या समझ में आया कि इस वाले टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना।
So the minimum value of m r रूट माइनस n r रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं मैक्सिमम करने के लिए, करंट को मैक्सिमम करने के लिए। यहाँ पे स्क्वायर था, इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे 0 ही रहेगा, एम आर एन आर के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। फाइनली तो क्या समझ में आया, अगर आर निकालना चाहेंगे तो एन आर अपॉन एम, ये हमारा एक रेजिस्टेंस का रिलेशन आएगा। यानी इस तरह के सर्किट में जिसमें कुछ सीरीज में लगे कुछ पैरेलल में लगे हैं, अगर इसमें चाहते कि मैक्सिमम करंट हो तो जितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस का जितना भी लगा हुआ सीरीज में पहले में उसका इक्विवेलेंट जितना होगा उसी के बराबर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी जाके करंट जो है मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू गेट मैक्सिमम करंट इन मिक्स्ड ग्रुपिंग the external resistance should be equal to equivalent internal resistance, ये आ गया कंडीशन, ठीक है। कि अगर मिक्स में अगर कनेक्ट है कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में, तो ऐसे कंडीशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये 3 तरह से सेल्स का अरेंजमेंट होता है, सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स्ड में। कितना समझ में आ रहा है। आगे अगर हम लोग, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया सेल्स का, आगे इसके बाद हम लोग करेंगे। आपको समझ में आ रहा है, जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं समझ रहे से, जो लोग नए लोग देख रहे हैं पहली दफ़ा देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जैसे जैसे वक्त के साथ साथ जो क्लासेस का आते हैं वो आते रहेंगे, जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो कुछ भी हम डालते रहेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, आप उसे देखें, आपकी तैयारी अच्छी हो। तो उसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं वो पहले इसको सब्सक्राइब कर ले, फिर उसके बाद देखें पूरा, बहुत सारे नोट्स आते रहेंगे, ठीक है।